अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की जो तहरीक जैसे जैसे ज़ोर पकड़ती जा रही है तो पीडीएम की ही तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ख़ुद को न्यूट्रल कर लिया है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है या वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर जो उनका दस्ते शफ़क़त था वो हटा लिया है? आज हम इस पर बात करते हैं। हम आज ये भी बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ख़ुद को न्यूट्रल कर लिया है तो उसका सबूत कब सामने आएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से किसी तारीख़ का तयन कर लें और उसको मंतकी हवाले से मैं चाहूँगा कि आज आपको ये बताया भी जाए कि वो कौन से हालात होंगे जिन दिनों में अगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पीडीएम का दावा है कि वो न्यूट्रल हो चुकी है उसका बज़ाहिर और वाज़े तौर पर पता भी चल जाएगा। लेकिन बात पहले करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस्लामाबाद की जनरल नशस्त से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से पहली बार इस बात का दावा किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद को न्यूट्रल कर लिया है। उन्हें इस हवाले से किसने बताया या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के किसी अहम फ़र्द से बात हुई? क्या वो दावा उनका दुरुस्त है या सियासी बयान है? अगर हम उनकी इस बात को सियासी बयान मान भी लें, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अल्फाज के रद्दोबदल के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ ने भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने के बजाय अब उन्होंने इमरान खान के मातहत जो एजेंसीज़ हैं यानी उन्होंने नाम भी लिया कि आईबी और स्पेशल ब्रांच की मार्फत वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और डस्का में जो ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें जो इन एजेंसीज़ के मार्फत धांधली कराई गई उसके पीछे बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। तो इसका मकसद ये है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ मरियम नवाज़ भी वही बात कर रही हैं, यानी जो पिंडी की तरफ जो उनके तीर होते थे अब वो सारा रुख जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन की तरफ है। यानी वो समझते हैं कि ये सारा काम जो है वो इमरान खान कर रहा है, हालांकि ऐसा समझा जा सकता था। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ भी कहा करते थे, पीडीएम के जो दीगर रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी अपने मुख्तलिफ जलसों में इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते रहे। लेकिन इस बार कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। ये क्यों हुआ है अचानक, इस पर बात करना ज़रूरी है। जबकि आज हम ये भी बात करेंगे कि जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें जो कौमी असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन क्या है, क्योंकि कौमी असम्बली ही यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब करेगी और ये एक जनरल नशस्त है। इस पे अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो फिर गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर गेम तब्दील हो जाती है तो क्या लॉन्ग मार्च फिर होगा या नहीं होगा, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी शिकस्त खा जाते हैं तो उसके बाद लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। आज हम इस पर बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है वो हमजा शहबाज की ज़मानत हो गई है। जाहिर है कि हमजा शहबाज की ज़मानत तो हुई, लेकिन इससे पहले डस्का का जो ज़िमनी इंतखाब हो, जिस रात पोलिंग हो रही थी, प्रिजाइडिंग अफसरान गुम हुए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जिस तरह ख़ुद को एक्टिव किया, रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद इलेक्शन कमीशन पहुँचे, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, आईजी पंजाब से और दीगर अफसरान से जो उन्होंने राब्ते किए उसमें वो नाकाम रहे। उसके बाद उन नताइज को मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज किया, उसमें भी गैर मुतवक्को तौर पर जो नून लीग चाहती थी वही फैसला आया। तो ऐसा ये लगता था कि पहली बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह का फैसला आया जिसमें
हुकूमत को इस बात की तवक्को नहीं थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस चल रहा है सेनेट के ओपन इंतखाबात कराने के हवाले से, उसमें जो बेंच था उसकी तरफ से जो रिमार्क्स आते रहे, जो सवालात होते रहे, उसमें अपोजिशन जमातों का, सोशल मीडिया का जो रद्द-ए-अमल आया, उसमें फिर हम देखते हैं कि उस पूरे बेंच ने खुद को थोड़ा पीछे किया और उसके नतीजे में अब ऐसा लगता है कि शायद जो तवक्को की जा रही थी कि ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आए जो हुकूमत की ख्वाहिश को पूरा करे, लगता ऐसा है कि शायद ऐसी सूरत हाल न बने। लेकिन इस हवाले से अभी कोई भी बात हतमी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिलीफ अपोजिशन को मिला है वो बड़ा माना खेज है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की बातें की जा रही हैं, तो आप एक बात ये समझें कि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है कौमी असेंबली के अंदर, यानी असल में सारा झगड़ा जो है वो है यूसुफ रजा गिलानी की जो जनरल नशस्त है सेनेट की, उसके इंतखाब का। और अगर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो बुनियादी तौर पर ये इमरान खान के ऊपर पूरी कौमी असेंबली में उनकी जो अक्सरियत है उनकी तरफ, उनके जो अरकान हैं उनकी तरफ से वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद होगा। वो किस तरह होगा इसको समझने की ज़रूरत है। कौमी असेंबली की जो वेबसाइट है उस पर 340 अरकान की तफसीलात मौजूद हैं, 2 अरकान मौजूद नहीं हैं। पार्टी पोजीशन के हिसाब से पीटीआई की 156 नशस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5 हैं, एमक्यूएम की 7 हैं। इसी हिसाब से जीडीए की जो 3 नशस्तें हैं, अवामी मुस्लिम लीग की नशस्त 1 है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 नशस्तें हैं और जमहूरी वतन पार्टी यानी शाहजैन बुगटी जो हैं उनकी 1 नशस्त है। अच्छा, इसमें क्योंकि एमएमए के टिकट से तमाम मजहबी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें 1 नशस्त जो है वो जमात इस्लामी की है, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की, और 14 जेयूआई की नशस्तें थीं। उसमें मैंने जमात इस्लामी की जो नशस्त है वो हुकूमत के तरफ डाली है, तो वो 1 नशस्त जो है वो उनकी डाली है, बाकी 14 जो है वो अपोजिशन की तरफ डाली है। तो ये टोटल जो है 179 यानी 179 नशस्तें बनती हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनमें असलम भूतानी और अली नवाज शाह 2 अगर यहाँ शामिल कर दिए जाएं तो ये 181 बनते हैं। अपोजिशन की तरफ से 100 जो जमातें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 83 हैं, पीपल्स पार्टी की ऑन रिकॉर्ड जो है वो 55 है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नशस्त अगर शामिल करेंगे थरपारकर वाली तो ये 56 हो जाएंगी। जेयूआई की 14 हैं, एएनपी की 1 है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी मैंगल की 4 हैं, तो ये कुल मिला के 157 नशस्तें बनती हैं। मौसन दावड़ और अली वजीर का वोट अगर अपोजिशन की तरफ कर दिया जाए तो ये 159 नशस्तें बनती हैं। तो आप समझ लें कि तकरीबन कोई 12 वोट इजाफी चाहिए अपोजिशन को। अगर ये वो वोट ले लेते हैं तो आप समझें कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे डॉक्टर हफीज शेख वो नाकाम हो जाएंगे। अब इशू ये है कि अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। पीडीएम के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुसूसन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पहली बार लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर, माली मावनत के बगैर ये लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो जाहिर है कि करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं इस लॉन्ग मार्च के लिए, लोगों को लाना, उनके लिए गाड़ियां, उनका किराया, उनके खाने पीने के अखराजात, उनकी रिहाइश के अखराजात, इसके लिए पैसों की बोरियां चाहिए और ये ऐसे नहीं होता। अब हुआ ये कि पीडीएम के अंदर जो सरबराही इजलास हुआ था उसमें जो छोटी जमातें वो कहती हैं कि ये सारा जो खर्चा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भरें। लेकिन जब ये बात छोटी जमातों की जानिब से इनके सामने रखी गई तो दोनों जमातों ने आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर ये तय हुआ है, अभी मुकम्मल तौर पर तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसूली तौर पर यह तय हुआ है कि ये सारी जमातें अपने लोग खुद लाएंगी, अपने अखराजात खुद करेंगी, गाड़ियों के किराए भी खुद देंगी।
ظاہر ہے کہ اب اتنی بڑی تعداد میں اتنے دنوں کے لیے لوگوں کو لانا بھی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو وینیو ہے کہ وہ کہاں جو ہے وہ دھرنا ہوگا، فیض آباد کے پل کے اوپر ہوگا تاکہ دونوں شہروں کو بند کر دیا جائے، یا جو ہے وہ آبپارا میں ہوگا جہاں ہمارے حساس ادارے کا سب سے بڑا دفتر ہے، وہ سارے راستے روکے جائیں، یا ریڈ زون میں جایا جائے۔ یہ 3 آپشن ہیں جس کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کو انڈائریکٹ اس طرح کا پیغام گیا ہے کہ ہم عملی طور پر اس طرح کا کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیف آپ کو دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ آپ سینٹ الیکشن لڑ لیں اپنے بل بوتے کے اوپر۔ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے لیے اخلاقی طور پر یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ پھر وہ اپنی حکومت کو سلامت رکھیں یا خود ہی اسمبلی توڑ دیں، یہ بھی بڑا سوال ہوگا۔ لیکن شاید اس کے بعد ممکن ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے، یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب مریم نواز شریف کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ یا تو ہر صورت میں مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے یا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ اس ملک سے باہر لندن چلی جائیں۔ یہ بڑی جو ہے وہ عجیب صورتحال بن گئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا پتہ چلے گا 3 مارچ کو جب سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ اگر سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں اپنا مکمل زور لگا کر تحریک انصاف کے اندر جتنے تحفظات ہیں ان کے ارکان کے، ان کو وہ ان لوگوں کو اپنے طرف مائل کر کے کسی بھی طریقے سے ان کے ووٹ لے جاتی ہیں تو سمجھیں کہ صورتحال عمران خان کے ہاتھ سے چلی گئی، باقی کام پھر بعد میں ہوگا۔ لیکن یہی سبب مجھے لگتا ہے کہ 3 مارچ کی تاریخ بنیادی طور پر پاکستان کی جو آنے والے سیاسی منظرنامہ ہے اس کا بھی تعین کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کے جو نیوٹرل ہونے کا تاثر ہے اس کا بھی تعین کریں گی کہ یہ بات کتنی سچی ہے، کتنی اس میں صداقت ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔